सारा प्रणाम, मैं हूं भूपेश कोहली। बड़ी बहस में आप सभी का स्वागत है। तालिबान का अवसरवाद, 20 साल से आतंक, अफगानिस्तान की सत्ता और आवाम से कटे तालिबान ने लगता है इस बार लंबी पारी खेलने का मन बना लिया है। काबुल के तख्त पर वापसी करते ही तालिबान अपना पुराना चोला उतार फेंकने की जुगत में लग गया है और यह संदेश देने की पुरजोर कोशिश कर रहा है कि उसे 1996 के दौर का कट्टरपंथी और जिहादी संगठन न समझा जाए। वो अब कबीलाई कलेवर से निकलकर दुनिया की रफ्तार के साथ कदम ताल करना चाहता है। वजह साफ है, अफगानिस्तान में निवेश के साथ साथ समूचे विकास के लिए तालिबान को अब उसी दुनिया का विश्वास हासिल करने की जरूरत सबसे ज्यादा आन पड़ी है जिसे उसने अपने पहले कार्यकाल में खो दिया था। दहशत, खौफ और कट्टरवाद के चलते तालिबान के शासन को 1996 में सिर्फ 3 देशों ने मान्यता दी थी, जिसमें से एक पाकिस्तान भी था। लेकिन तालिबान को अब उन देशों के साथ की सबसे ज्यादा जरूरत है जो अफगानिस्तान में व्यापार की बयार बहा सकें और इसलिए तालिबान ने भारत को भरोसे में लेने की कोशिश की है। अफगानिस्तान में चल रहे 500 भारतीय प्रोजेक्ट्स को कोई खतरा नहीं है, ऐसा बताया गया है। भारत उन पर अपना काम जारी रखे। यही नहीं, तालिबान ने यह भी साफ कर दिया है कि भारत समेत सभी देशों के दूतावास भी सुरक्षित हैं, लिहाजा अफरा तफरी की कतई कोई जरूरत नहीं है। अफगानिस्तान की जमीन से किसी देश के खिलाफ आतंकी हरकत को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। साफ है, तालिबान अब पहले की गलतियां नहीं दोहराना चाहता और वो अफगानिस्तान की सत्ता के जरिए अपने सख्त रवैये को मॉडरेट लुक देने में जुट गया है। काबुल और जामनगर दो शहर ही नहीं, इंसानी हाव भाव को व्यक्त करती दो तस्वीरों के सबसे बड़े गवाह भी हैं। काबुल, जहां तालिबान के दाखिल होने के बाद दहशत और खौफ को दिखा रही है तस्वीर, जबकि भारत का जामनगर जान में जान आई वाली फीलिंग को बता रहा है। दरअसल लोगों को तालिबान पर भरोसा नहीं है। 1996 से 2001 तक के तालिबान के शासन को नज़दीक से देखने वाले उस दौर को याद कर सिहर रहे हैं। तालिबान का खौफ किस कदर हावी है। अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे के बाद हालात ख़राब हैं। भारत ने अपने राजदूत समेत 150 लोगों को फौरन स्वदेश लाने का आनन फानन में फैसला लिया और मंगलवार की दोपहर इसे मुमकिन भी कर दिखाया। हालांकि तालिबान ने बाकायदा बयान जारी कर सभी देशों को आश्वस्त किया था कि सत्ता बदली है तो वो अब पहले वाली छवि भी बदलेगी ताकि उसे अंतर्राष्ट्रीय पटल पर मान्यता मिल जाए। इसलिए डर के माहौल को दूर करने के लिए तालिबान अपना एजेंडा साफ करने जा रहा है। अफगानिस्तान में उसके शासन का रोड मैप क्या होगा। हालांकि ये तय माना जा रहा है कि वो अफगानिस्तान का नाम इस्लामी अमीराट्स ऑफ अफगानिस्तान रखने पर शिद्दत से विचार कर रहा है। अफगानिस्तान की जमीन से आतंकवाद नहीं पनपेगा। तालिबान अपना चेहरा बदल रहा है। सरकारी कर्मचारी जितने हैं वो काम पर वापस लौट सकते हैं। ये तस्वीरें वो जिसमें भारतीय वायुसेना का विमान जो है वो वहाँ फंसे लोगों को हिंदुस्तान की सरजमीन पर लेकर आई। तालिबान का अवसरवाद पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं डिफेंस एक्सपर्ट प्रफुल्ल बख्शी साहब, फॉरेन एक्सपर्ट आलोक बंसल और पॉलिटिकल एक्सपर्ट राहुल लाल। सबसे पहले बख्शी साहब आपका रुख करूंगा। भारत सरकार अफगानिस्तान से अपने राजदूत, अपने अधिकारियों को लेकर यहाँ पर आई है, कुछ और लोगों को भी लाना है और आनन फानन में ये फैसला लिया गया। किस तरीके से आप पिछले 48 घंटे में जो अफगानिस्तान में घटा, आपने भी उस पर बारीक नज़र रखी होगी, आपका रिएक्शन सर? मैं आपके चैनल पे पहले ही बोल चुका हूं, ये एग्जैक्ट बात जो आपने कही है कि तालिबान अपनी पुरानी छवि को उतारने की कोशिश करेगा जी। और जो रिस्पेक्टेबिलिटी का मेंटल उसके सिर कंधे पे आ गया है उसको भर तक वो यत्न करेगा कि कमिटी ऑफ नेशन में अप्रूव करे, क्योंकि अब तालिबान टेररिस्ट, स्ट्रीट टेररिस्ट नहीं है। अब वो प्रेसिडेंट बन गया है, कमिटी ऑफ नेशन में बगल में बैठना चाहता है और आगे बढ़ना चाहता है। देखिए, ये ऊपर उठने के तरीके होते हैं, अलग अलग कंट्रीज के अलग अलग है। वही कट्टर मुसलमान जो होता है वो एक कल बिल्कुल बदल सकता है, जो कल बिल्कुल बड़ा प्यारा आपके दोस्त होता है तो कट्टर बन सकता है। हिंदू चेंज हो सकते हैं, सब चेंज हो जाते हैं। सियासत में कोई परमानेंसी नहीं होती। इस समय तालिबान ने जो कह रहा है वो करके दिखाएगा, ये मेरा सोच है।
वो हमारे प्रोजेक्ट्स को बिल्कुल सही रखेगा, उसको आने नहीं देगा। और यहां तक कि उसने ये कहा था कि सारी एजेंसीज और एम्बेसी सेफ हैं, पर लोगों ने अपना सेफ्टी को ज्यादा अच्छा समझा, उन्हें उचित कदम उठाए, जो उठाए ठीक है। पर तालिबान इस समय ये भी पता है चाइना और रशिया को सबसे ज्यादा महत्ता दे रहा है। दोनों बड़े खुश हैं इस समय। चाइना की पोजीशन यूएनएससी में जो आपको है ही, तो तालिबान उससे भी बड़ा खुश है। अब तालिबान नहीं रह गया, तालिबान अफगानिस्तान बन गया है। तो इसको देखकर अब ये सबसे बड़ी चीज ये है, मिलिट्री एक्शंस आर ऑल ओवर। जो अमेरिका कह रहा था, बॉम्बिंग शॉम्बिंग जो होगी कोई फायदा नहीं होगा, वो छोड़ के भाग गया है। बाय द वे, अमेरिका की ये हैबिट है, आपने सैगोन में देख लिया, जिधर भी अमेरिका गया छोड़ के भागा है। इराक में, अफगानिस्तान में, सैगोन में, वियतनाम में, जिधर बात देख लीजिए आप। क्योंकि जिनीवा कन्वेंशन में एक खास चीज लिखी हुई है कि ऑक्यूपेशनल फोर्स की एक ड्यूटी होती है। वो ऑक्यूपेशनल फोर्स था अमेरिका 20 साल यहां पर। जब हैंडओवर करना होता है तो अथॉरिटी और सिविलियन अथॉरिटी को हैंडओवर करता है, जिस तरह इंडिया ने किया था बांग्लादेश बनने के बाद। जिस तरीके से इज्जत के साथ निकले, इररिस्पॉन्सिबल अमेरिकी कूटनीति रही है। राहुल लाल हमारे साथ मौजूद हैं। अमेरिका को हासिल किया 1 लाख से ज्यादा सैनिक वहां रख के तालिबान का खात्मा करने का उसने ठानी थी। उसकी ये नीति थी कि तालिबान को ख़त्म किया जाएगा। 2300 सैनिकों की उसकी जान भी चली गई, लेकिन हासिल किया, तालिबान सत्ता पर काबिज। राहुल, हासिल तो उनको ये हुआ कि एक तरह से जो महाशक्ति का उनका दर्जा था, उस दर्जे के ऊपर काफ़ी बड़ा सा एक दाग भी लगा है उनके। अगर हम लोग देखें, जिस समय हम लोग 75वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे थे भारत में, उसी समय अमेरिका के छवि को ये अब तक का सबसे बड़ा नुकसान था। पक्षी साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं। हमें तो ध्यान में आ रहा है कि ये तो बिल्कुल वियतनाम पार्ट 2 हो गया। वियतनाम पार्ट 1 चला था उनका 1955 से 1975 तक। ये घटनाक्रम आप 2001 में आप प्रवेश किए थे और 2021 तक 20 साल तक आप ये लड़ाई भी लड़े। कुछ दिन पहले ही बाइडेन से जब पत्रकारों ने ये सवाल पूछा कि कहीं आपकी स्थिति, यानी 1 सप्ताह पहले जब ये सवाल पूछा गया था कि आपकी स्थिति कहीं वहां पे वियतनाम वाली तो नहीं होगी, तो उन्होंने सेठी बघारते हुए कहा था कि नहीं, अरे वो वियतनाम के सैनिक तो काफी मजबूत थे, तालिबानी तो बिल्कुल ही कमजोर हालत में है, वो उनके पाशन के बराबर भी नहीं है, पॉइंट में भी नहीं है वो। लेकिन देख लीजिए स्थितियां क्या हैं। तो जो आपका सवाल है कि आखिर वो 2001 में क्या करने के लिए आए थे, वो 2001 में आए थे तालिबान और अलकायदा को समाप्त करने के लिए आए थे। लेकिन उल्टे मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि जो तालिबान, जो कि 1996 वाला तालिबान था, वो अब काफी मजबूत हो चुका है। मैं ये मजबूती गोला बारूद के आधार पर नहीं कह रहा हूं, मैं ये मजबूती कह रहा हूं कि आज उसको किस तरह से वैश्विक जो है उसको बड़ी स्वीकृति उसको प्राप्त हो रही है। महिलाओं को एंकरिंग करने की इजाजत मिल रही है, महिलाओं को काम पर रहने की इजाजत मिल रही है। जिस तरीके से रस्से गले में डालकर चौराहे पर लटका दिया जाता था, गोली सर में मारी जाती थी और तस्वीरें पूरी दुनिया देखती थी, वो चोला कहीं ना कहीं अब तालिबान उतार रहा है। अपनी उस इमेज को कहीं ना कहीं वो ख़त्म करके एक नई इमेज प्रेजेंट कर रहा है। फॉरेन एक्सपर्ट आलोक बंसल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आलोक जी, कर पाएगा और कितना वक्त लगेगा दुनिया को भरोसे में लेने के लिए? देखिए, तालिबान का जो नेतृत्व है वो जिस तरीके के वक्तव्य दे रहा है, वो दर्शा रहा है कि तालिबान चाह रहा है कि अपना जो इमेज है उसको किसी तरीके से बदले। और इसके लिए जो उन्होंने बोला है कि हम महिलाओं को एंकर बनने की पर इजाजत देंगे या महिलाओं को कार्य करने की इजाजत होगी, लेकिन कथनी और करनी में तालिबान के बहुत अंतर रहा है। अगर देखें तो उन्होंने दोहा में भी कई वायदे किए थे, उन पर अमल नहीं किया। उसके बाद से जो जो घोषणाएं की गई हैं वो अमल नहीं किया गया। और जो क्षेत्र अभी तालिबान के प्रभुत्व में है, वहां पे हमने देखा कि लोगों को उसी तरीके से मार के क्रेन पे लटकाया गया है जैसे पहले किया जाता था। जो लोग सरकार से जुड़े थे उनके घरों पे हमले किए गए, उनके घर के लोगों के ऊपर हमले करने की कोशिश की गई। तो ऐसा लगता है कि तालिबान के नेतृत्व और जो फुट सोल्जर्स हैं उसके बीच में एक डिस्कनेक्ट है। और इस वक्त तालिबान नहीं चाहता कि वैश्विक कम्युनिटी उसके खिलाफ एकजुट हो, क्योंकि वो देख चुका है कि पिछले 20 साल में क्या हुआ है। तो मेरे ख्याल से कोशिश जो हो रही है तालिबान की, वो ये हो रही है कि इस वक्त तो कम से कम एक ऐसी इमेज प्रोजेक्ट की जाए कि हम जो है बदल गए हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता कि तालिबान की जो विचारधारा है उससे वो डेविएट होने वाले हैं। उन्होंने कहा हमें इस्लामिक अमीरात बनाना है, वो घोषणा कर रहे हैं।
तो अगर ये होने वाला है तो इस्लामिक अमीरात की जो संस्थापना होगी, जिस विचारधारा के ऊपर होगी, वो बड़ी कट्टरपंथी है। उसमें हो सकता है कुछ समय तक महिलाओं को इजाजत दें जैसे आज दे रहे हैं, लेकिन आगे चलकर क्या होगा इसके बारे में कहना थोड़ा मुश्किल है। चलिए, तो जो भी कैसी होगी तालिबान की हुकूमत, ये कहना आज मेरे ख्याल से थोड़ा प्रीमेच्योर और जल्दी हो। तालिबान पे उतनी जल्दी भरोसा नहीं किया जा सकता। बख्शी साहब, जो बाइडन अपने ही देश में पूर्व सैनिकों के निशाने पर आ गए हैं, लोगों के निशाने पर आ गए हैं, आम अमेरिकन की धारणा बन रही है कि कहीं ना कहीं ये एक गलत कदम था, लेकिन वो इकोनॉमी को सोच रहे हैं, वो कोरोना के बाद जो दुनिया के हालात बदले हैं उनको सोच रहे हैं। 140 अरब डॉलर जो खर्च कर दिया अमेरिका ने दूसरे मुल्क पर, उसको सोच रहे हैं। आपको क्या लगता है कि अमेरिका की जो ये रणनीति है, इसमें इतना फेरबदल कैसे आया कि पूरी दुनिया तमाशा देख रही है? देखिए, ये सबको हैरान करने वाली बात है, पर मैं आपको बता दूं, अगर अमेरिका को जरा ध्यान से स्टडी करिए तो आपको पता चल जाए उनकी रणनीति क्या थी। आपको कहीं भी देखिए, अफगानिस्तान और इराक में कैसे गए थे। पहली बात तो इराक में उनकी फौज लड़ी नहीं थी, लास्ट 100 घंटे लड़ी थी। वो तो बदकिस्मत थे इराकी कि वो लड़ने को तैयार नहीं हुए, उनकी एयरफोर्स भाग गई, नहीं तो उनको बड़ी प्रॉब्लम आनी थी। वियतनाम में जो प्रॉब्लम आई है, किस तरीके से जो उन्होंने बायोलॉजिकल वॉरफेयर एजेंट ऑरेंज का किया, सारा का सारा उनको लड़ाई बंद करनी पड़ी वियतनाम में। वॉल्टर क्रॉनकाइट ने तो कह दिया था, हाई टाइम अमेरिका गोज बैक। और उस समय क्या कहते हैं, जिनीवा कन्वेंशन का री स्टडी हुई थी और उसमें बायोलॉजिकल केमिकल सारा डेफिनेशन अलग हुई थी। ये काइंड कंट्री अमेरिका है। तो अमेरिका की जो बात है, आप उसको जरा ध्यान से कहिए। और बाइडन जो है, मेरे चाइना के बड़ा फेवर में था, उसका बेटा को बड़ी भारी बिजनेस करा रहा था चाइना से, और अभी भी वो ये नहीं चाहता कि चाइना उससे ज्यादा अपसेट हो जाए। जो बाइडन बड़ी मुश्किल से उसने अपना एयरक्राफ्ट कैरियर अलाउ किया है साउथ चाइना सी में। तो इसलिए जो बाइडन की जो बात है वो थोड़ी डावाडोल है। आपकी सबसे ज्यादा स्टडी और इनमें आपको मैसेज मिल सकता है, स्टडी ओआईसी को करिए और शंघाई कोऑपरेशन को, उनके प्रवक्ता क्या कहते हैं तालिबान के बारे में, फिर पता चलेगा उनको कैसे सपोर्ट मिल रहा है सऊदी अरेबिया, यूएई से। हमारी पॉलिसी उस पर डिपेंड होनी चाहिए, ना कि अमेरिका पे। अमेरिका तो ठीक है, जब तक साउथ चाइना सी की बात हो रही है और क्वाड बनाने की उसने कोशिश करी है, दैट्स ओके। बट यहाँ के भी क्वाड में ज्वाइन कर लिया अमेरिका ने, वहां के भी क्वाड को ज्वाइन किया, इधर के भी क्वाड को ज्वाइन किया है। ओआईसी और शंघाई कोऑपरेशन के जो मेन प्रवक्ता क्या कहते हैं, उनका क्या राहुल, पाकिस्तान की बात आता हूं सर, आपके पास आता हूं बख्शी साहब। पाकिस्तान की बाँचें खिली हैं। अमेरिका, इमरान खान जो हैं वो कह रहे हैं कि एक लंबी लड़ाई लड़ी और उसके बाद लंबी लड़ाई के बाद ये आज़ादी का दिन है। तालिबान के टेररिज्म को कहीं ना कहीं वो फेवर करते दिखाई दे रहे हैं। ये स्ट्रेटजी क्या है पाकिस्तान की, और क्या ये मजबूरी है जिस तरीके से चाइना घुसा है पाकिस्तान में? तमाम डिप्लोमेट्स जो हैं तमाम कंट्रीज़ के वो वापस आ रहे हैं, लेकिन चाइना के डिप्लोमेट्स वहाँ पर मौजूद हैं, कंधे से कंधा मिलाकर तस्वीरें खिंचवा रहे हैं। उनको पता है कि हमारी किसी तरह की हमको कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ हमने किया है। देखिए, पाकिस्तान इस समय उसकी एक तरह से बढ़त हुई है इस समय, इसमें कहीं कोई शक नहीं है, क्योंकि वो देखिए पूरे तालिबान को डे 1 से ही वो काफ़ी आगे कर रहा था। और अगर अब पाकिस्तान के दृष्टिकोण से सोचें, जो इनके मुल्ला बरदर जो कि जेल में बंद थे, उनको देखिए अमेरिका ने खुद ही जो है कि वो 2010 में जो है कि वो जेल में बंद हुए थे और 2018 में अमेरिका उनको छुड़वाता है, फिर उनकी एक अंतर्राष्ट्रीय छवि भी बनवाता है। तो पाकिस्तान को ये लग रहा है कि अब FATF वगैरह का जो तमाम दबाव पड़ रहा था उनके ऊपर, अब इन सारे दबावों से भी वो मुक्त होगा, वो आतंकवादियों को वहां भी भेज देगा और उसको पूरा एक सपोर्ट तंत्र बन जाएगा उसके लिए। क्योंकि देखिए वो जान रहा है कि वहां पे चीन का भी पूरा सपोर्ट है, रूस का भी सपोर्ट है। तो ऐसे स्थिति में भारत जो काफी ज्यादा दबाव डाल रहा था पाकिस्तान के ऊपर, अब वो दबाव उतना ज्यादा मजबूत नहीं होगा, एक तरह से वो कमजोर होगा दबाव। क्योंकि देखिए अगर पुराने सिचुएशंस को हम लोग याद करते हैं तो एक तरफ देखिए हम लोग पाकिस्तान के ऊपर भारत का दबाव होता था, उधर से फिर दूसरे हिस्से से अफगानिस्तान का भी दबाव होता था, ईरान की तरफ से भी दबाव होता था, त्रिपक्षीय दबाव सीधे सीधे अफगानिस्तान के गच्चा खा गए और उसको बचाने वाला गच्चा खा गए। एस जयशंकर गच्चा खा गए, सरकार गच्चा खा गई पिछले 3-4 महीनों में। नहीं, हम उतनी बड़ी रणनीति, उतनी बड़ी स्ट्रेटेजी नहीं बना पाए जितनी पाकिस्तान, चाइना, रशिया बना गए। नहीं, बिल्कुल, आप बड़ा गंभीर आपका सवाल है और ये कहीं न कहीं भारतीय विदेश नीति का एक हम लोगों की वो कूटनीतिक विफलता रही। आप ये मान के रखिए, मैं अभी बख्शी साहब बिल्कुल सही कह रहे थे, हम लोग जिस तरह से अमेरिका के बिल्कुल एक पक्षी तरफ से हम उनके साथ जाते चले जा रहे हैं। आपने अमेरिका के चक्कर में, अमेरिका ने प्रतिबंध लगाया, हम लोगों ने ईरान से तेल लेना बंद कर दिया।
आप ईरान से सस्ते तेल भी नहीं ले रहे थे जो देश की अर्थव्यवस्था को लाभ होता, और उल्टे क्या हुआ, ईरान भी नाराज हुआ। आज ईरान में जो है कि काफी भारी मात्रा में चीन निवेश कर रहा है, और हम लोग का चाबहार का प्रोजेक्ट पहले ही अटक रहा था। तो आप जो विदेश नीति में जो संतुलन की जरूरत है, हम लोगों को इस मामले में भी जो एक स्ट्रेटजी हम लोगों की होनी चाहिए, तो उनके काउंटर में वो स्ट्रेटजी भारत का कहीं से दिखा नहीं। लग रहा था कि हम लोगों के विदेश मंत्री हैं, जो कि पूर्व विदेश सचिव भी रहे, वो कुछ ना कुछ इसका तोड़ निकालेंगे। वो तोड़ नहीं निकला। मैं अभी भी आपके चैनल के माध्यम से कहूंगा कि आपके विदेश नीति में एक तरह से रूस और अमेरिका को लेकर एक संतुलन की स्थिति होनी चाहिए। जहां पे हमारा इंटरेस्ट सर्व होगा हम उधर जाएंगे। और अभी भी हमारे पड़ोस को लेकर, चूंकि हमारी चिंता अभी भी है कि अगर कट्टरवाद अफगानिस्तान में वहां पे पल्लवित पुष्पित होगा, तो आप बांग्लादेश, जहां पे हमारी मित्र सरकार है, जहां पे कट्टरपंथियों को कुचला गया है, वहां पे भी ये पनपेंगे। नेपाल में हम लोगों ने ओली के समय में देख लिया है क्या चीजें हो रही थी। उस जगह पे भी आपको, वहां पे भी आपको जो है कि संघर्ष करना होगा। तो इसलिए हमारे पड़ोस को लेकर विदेश नीति की एक अलग से नीति होनी चाहिए, और आंतरिक सुरक्षा की नीति भी बदलनी पड़ेगी। क्योंकि जो आधुनिक तालिबान आया है, यह एक तरह से टेक्नोलॉजी में भी ये अलग है। ये पुराने तालिबान वो टेक्नोलॉजी का प्रयोग नहीं करते थे। इनसे खतरा केवल आतंकवाद का नहीं है, कल के डेट में आपको साइबर अटैक्स और तमाम तरह की चीजें झेलनी पड़ेंगी। आलोक जी, हमारी परियोजनाओं का क्या होगा? राहुल, आता हूं आपके पास। देखिए, भारत की जो परियोजनाएं थी वो अफगान नागरिकों के हित के लिए थी, और इससे इंडिया को और जो भारत को जो है काफी गुडविल मिली है। वहां के जो लोग हैं भारत को पसंद करते हैं। उसका एक सबसे बड़ा कारण ये है कि भारतीय परियोजनाएं जो है बहुत ज्यादा उपयोगी थी वहां के लोगों के लिए। तो आज वो अफगानिस्तान की परियोजनाएं भारत ने उनकी फंडिंग की है, और उनमें से जो भी आज तालिबान के यूज की हैं, वो मेरे ख्याल से कंटिन्यू करेंगी। वो उस तरीके की जितनी भी परियोजनाएं हैं, आगे चलकर हर एक परियोजना चलेगी कहना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि हमने महिला उद्यमियों के लिए काफी परियोजनाएं की हैं। मुझे नहीं लगता कि तालिबान उनको आगे चलने देगा। संसद भवन का क्या होगा, इसके ऊपर भी संदेह है। लेकिन जो बांध हैं, जो सड़कें हैं, जो इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड है, वो मेरे ख्याल से तालिबान भी उसका प्रयोग करेगा, क्योंकि वो अफगान जनमानस के हित में है, और उनको वो जैसा है वैसे चलने देगा। हालांकि इस वक्त क्या होगा ये कहना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि तालिबान, जैसे आपने कहा, कि एक नए रंग दिखा रहा है, पर वो क्या उन रंगों पर, उस नई नीतियों पर चलेगा, ये आने वाले समय पर पता चलेगा। बख्शी साहब, एक गरीब मुल्क है, आता हूं आपके पास, एक गरीब मुल्क है अफगानिस्तान, पैसे की जरूरत होगी, एड की जरूरत होगी, चाइना वहां पर फंडिंग करेगा, रशिया वहां पर फंडिंग करेगा, और चाइना और भारत जो है इस समय दुश्मन है। लगता है आपको कि क्या अफगानिस्तान की सरजमीन का इस्तेमाल भारत के खिलाफ कर सकता है चाइना? चाइना भरसक प्रयत्न करेगा। सबसे ज्यादा फाइनेंस चाइना देगा अफगानिस्तान को। पर मैं बता दूं, चाइना ने सबको पैसे दिए हैं और सबको डेट पे किया है। इसकी हिम्मत नहीं होगी अफगानिस्तान को कह दे कि मैं तेरे को डेट में डाल रहा हूं। चाइना उनको ग्रांट देगा, ये आप देख लेना। वह पाकिस्तान को डेट में डाला है, श्रीलंका को, हर जगह सबकी जमीनें का और हार्बर्स का, हबन तोता वगैरह सब छीन लिए, पर यहां कुछ नहीं करेगा। यहां पे अगर उसने किया, उसको पता है फिर उगियार मुसलमान का क्या होगा। और यहां पे तालिबान का सपोर्ट में ओआईसी और शंघाई से इसलिए कह रहा था, अगर तालिबान ने एक इशारा किया, सारे इस्लामिक कंट्रीज ये उगियार मुसलमानों को रेवोल्यूशन करा देंगे। चाइना मारे डर के कुछ नहीं कर रहा। हाँ, चाइना का फायदा ये है, अगर वो चुपचाप उसकी झोली चुप करता रहे, चुपचाप पीछे पीछे चलता रहे, तो उसका फायदा होगा। और चाइना इस समय बिल्कुल नहीं बोलेगा। अगर तालिबान ने बोल दिया कि मैं भारत के प्रोजेक्ट्स को के ऊपर आंच नहीं आने दूंगा, चाइना की हिम्मत नहीं होगी वो सजेस्ट करने की। तो ये आप देख लीजिए, ये सब अपने हित में सोचते हैं। और आपने बिल्कुल ठीक कहा, जो तालिबान है वो अपने हित में सोच रहा है। वो उसका आईक्यू इतना कम नहीं है, वो खूंखार जरूर है, औरतों का रेप मर्डर सब कुछ कर देता है, पर आप मत सोचिए कि वो दिमागी से जानवर है। वो दिमाग में बड़ा शातिर है, और उसको पता है उसका फायदा किधर होगा। और जब तक फायदा होगा, फायदा निकालेगा, फिर आपको गड्ढे में डाल देगा, वो दूसरी बात है। तभी तो फॉरेन चाइना की नीति कहती है, आप मौके का फायदा उठाइए, ये पाप पुण्य, ये सारी अच्छी बुराई, ये मत सोचिए कुछ। आप हिंदुस्तान का मौके का फायदा उठाना चाहिए तालिबान के साथ में, और अपने हित को देखो इस समय, और तालिबान अपने हित को देखेगा। अब देखते हैं किसकी फॉरेन पॉलिसी तगड़ी है।
अब आपका MEA 3-4 बार पकड़ा गया है, इधर से उधर करता हुआ, और हर जगह हमारी नीतियां फेल हुई हैं कहते हुए मुझे बुरा लग रहा है, पर बात सारी ये है, पर अब नहीं होना चाहिए। वी हैव टू लर्न समटाइम्स। तो अब शायद हम सीख रहे हैं, प्रेजेंट रेजीम में मामला चेंज हो रहा है, ये भी मेरे को खुशखबरी है, तो अच्छी चीज है। राहुल, तालिबान के लड़ाके जब अफगानिस्तान के राष्ट्रपति भवन में घुसे तो उन्होंने कहा हम यहाँ कब्जा करने नहीं आए हैं, हम सत्ता पर काबिज होने आए हैं। जैसे कि बख्शी साहब बता रहे थे, दिमाग से दिवालियापन मत समझिए, उनके बहुत शार्प माइंडेड हैं, वो ये सब करेंगे, कट्टरपन दिखाएंगे, बंदूकें अपने कंधों पर लेके चलेंगे, रॉकेट लॉन्चर्स लेकर मोटरसाइकिल पर जाकर लोगों को में दहशत फैलाएंगे, रेप भी कर देंगे, उसके बाद गर्दन से पकड़ के लोगों को लटका भी देंगे, सरों पर गोलियां भी मार देंगे, कट्टरता दिखाएंगे, वो अपनी दहशत ज़रूर दिखाएंगे, इसी से उनकी जो पूरी सत्ता है वो चलेगी। लेकिन कहीं ना कहीं अगर ये देखा जाए कि हम डरा धमकाकर सत्ता छीनने नहीं आए हैं, हम सत्ता हस्तांतरण के लिए आए हैं, हम सत्ता पर काबिज होने के लिए आए हैं। देखिए, इस बार चूंकि लगातार वो दो महाशक्तियों का खुलेआम समर्थन मिल रहा है, अगर हम लोग रूस के राजदूत जो हैं उनका बयान हम लोग देखते हैं तो वो कह रहे हैं कि जो प्रथम 24 घंटा तालिबान ने जो अब काबुल में बिताया है वो गनी के क्वालिटी के से बहुत बेहतर है। तो अगर उनको इस तरह का सर्टिफिकेट लेना है तो वो एक जिम्मेवारी पूर्ण वाला सारा बयान वो जारी कर रहे हैं, इसलिए वो कह रहे हैं कि हम सत्ता कब्जा करने के लिए नहीं आए हैं। वो बयान एक तरह से देखिए, हम लोग देख रहे हैं कि दोहा वार्ता में आप वहां से भी लगातार जो उनके प्रवक्ता बयान दे रहे हैं, काफी डिप्लोमेटिक बयान उनके तरफ से आ रहे हैं, उन बयानों में आप एक भी कमी नहीं खोज पाएंगे। देखिए, दोहा वार्ता के सारे शर्तें भले जमीन पर लागू हो नहीं हो, लागू नहीं हो रही है, हम लोग देख रहे हैं, लेकिन बयान बड़े ही आ रहे हैं। और चूंकि उनका पूरा प्रयास ये है कि इंटरनेशनल स्तर पे कहीं से भी उनकी छवि में कोई गड़बड़ी नहीं आए और लोगों को एक तरह से हर मामले किए जाएं। क्योंकि देखिए, जमीन से जो रिपोर्ट आ रहे हैं वहां पे ये भी चीजें आ रही हैं कि कई जगह पे ड्रेस के नाम पे महिलाओं की हत्या की गई, लेकिन जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जब दोहा में वहां पे उनके प्रवक्ता से पूछा गया तो उन्होंने उससे पल्ला झाड़ लिया। उन्होंने कह दिया कि वो स्थानीय किसी दूसरे ग्रुप के लड़ाकों ने ये चीज किया होगा और उस महिला को न्याय भी दिलाया जाएगा। तो ये थोड़ा बदला हुआ मामला जरूर है, क्योंकि उनको अंतर्राष्ट्रीय सहमति चाहिए और जो देश उनको समर्थन दे रहे हैं वो भी उनको सिखा रहे होंगे कि आप किस रूप रंग में रहें जिससे कि आपका समर्थन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे चीन वगैरह को समर्थन करने में कोई परेशानी नहीं। आलोक जी, वॉक ओवर दे दिया अमेरिका ने, अफगानिस्तान की गवर्नमेंट ने, अफगानिस्तान की सेना ने, वहां से भाग गए, राष्ट्रपति भाग गए, अधिकारी भाग गए, सांसद भाग गए, लोगों को उनके हाल पर छोड़कर भाग गए, लड़ाई नहीं लड़ी है। अमेरिका ने भी कह दिया जो सेना, जो देश अपनी लड़ाई नहीं लड़ेगा तो हम कब तक उनकी लड़ाई लड़ेंगे। देखिए, अफगानिस्तान का जिसने भी इतिहास पढ़ा हो वो ये जानता है कि अफगानिस्तान में जो सत्ता बदली है वो किसी सैनिक विजय या पराजय के बाद नहीं बदली गई है। वहां पे सत्ता जब ही बदली गई है जब वहां के जो की कमांडर्स हैं उन्होंने अपना पाला बदल लिया है। अगर आप देखें, राष्ट्रपति नजीबुल्लाह की हुकूमत गिरी जब वो युद्ध जीत के आए थे, उसके बाद आपने देखा मुजाहिदीन को गिराकर तालिबान आया, वो भी की कमांडर्स को अपनी तरफ बदल कर आया। तो ये मैं हमेशा से कहता हूं कि अफगानिस्तान का जो वातावरण है उसमें मानसिक और मनोवैज्ञानिक जो कारण है वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। राष्ट्रपति बाइडेन ने अमेरिका की सेना हटाई वो ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, उन्होंने सेना हटाने की जो घोषणा की वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। क्योंकि जिस टाइम उन्होंने ये घोषणा की अमेरिका के बहुत ज्यादा सैनिक वहां पे नहीं थे, कुछ हजार सैनिक बचे थे, तो वो वैसे भी युद्ध में कोई हिस्सा नहीं ले रहे थे। अफगान सेना जो है लड़ रही थी और इफेक्टिवली लड़ रही थी, लेकिन क्या है कि इस घोषणा के बाद एक मनोवैज्ञानिक दबाव इस तरीके का पड़ने लगा लोगों को कि ये शायद सरकार जो है चलेगी नहीं। और जब इंसान को ये लगने लगे कि सरकार नहीं चलेगी तो फिर ईच मैन टू हिमसेल्फ हो जाता है। और उसी में हमने देखा कि सेना की एक बड़ी संख्या में लोग जो है पड़ोसी देशों में चले गए, आत्मसमर्पण कर दिया, क्योंकि वो फिर अपनी जानो माल की सुरक्षा पे लग गए। और इसी कारण हमने देखा कि अफगानिस्तान की हुकूमत का पतन हुआ और इस दौरान जो अमेरिकी दबाव था उसके अंतर्गत राष्ट्रपति अशरफ गनी राष्ट्र छोड़कर चले गए। और अब जो हालात हैं उसमें तालिबान वहां पहुंच चुका है और तालिबान चाहे जितने भी वक्तव्य दे दे वो किसी आंतरिक सरकार के लिए तैयार नहीं हुए, उन्होंने किसी इंटरिम सरकार को नहीं माना। हामिद करजाई वगैरह ने कोऑर्डिनेटिंग काउंसिल की बात की, उसको वो अभी नहीं मान रहे हैं, हामिद करजाई, अब्दुल्ला और गुलबुद्दीन हकमतयार की। तो बेसिकली वो अपना प्रभुत्व स्थापित करना चाहते हैं। राहुल, चलते चलते आपका रिएक्शन लूंगा। एक्सेप्टेंस सबसे बड़ा चैलेंज होगा इस समय तालिबान के सामने, लोग उनको माने, लोग उनको पहचाने, वो लोगों की देशों की कसौटी पर खरा उतरे, क्योंकि देश चलाना बहुत आसान नहीं है।
नहीं देखिए, एक्सेप्टेंस के चैलेंज के लिए वो अपना रूप बदल रहे हैं, लेकिन देखिए जो कल 15 अगस्त को जो घटनाक्रम हम लोगों ने देखा, उसके कारण से एक चीज तो बिल्कुल स्पष्ट लग रहा है कि जो उस दिन भले आज जो है कि जो बाइडेन सारे आरोप जो है कि गनी के ऊपर लगा रहे हैं, सेना के ऊपर लगा रहे हैं, लेकिन ये पूरा का पूरा मामला मैच फिक्सिंग का भी दिख रहा है कि आपने जो पहले से कुछ इस तरह का आपने निर्धारित करके रखा था कि आप जाएंगे और इस तरह से करके सीधे सीधे जो है कि उनको सत्ता मिल जाएगी, क्योंकि ये बहुत ही अप्रत्याशित रूप से घटनाक्रम रहा। उनके सैनिकों की संख्या जिस रूप में थी, अब गनी जो है कि अभी पहले हुआ कि ताजिकिस्तान जा रहे हैं, अभी वो ओमान में है, जबकि गनी के परिवार के लगभग 500 लोग अमेरिका में पहले से ही शिफ्ट हैं, और आज न कल गनी फिर से अमेरिका जाएंगे। तो एक तरह से स्पष्ट मतलब ये है कि गनी एक तरह से उनके जो है कि कठपुतली थे और उन्होंने निर्देश के अनुसार काम किया, और आज उनके ऊपर दोषारोपण करके अमेरिका अपने दाग साफ करने का भी प्रयास कर रहा है। लेकिन हाँ, तालिबान अपने छवि निर्माण में लगातार सक्रिय है। प्रफुल्ल बख्शी साहब, डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर आपने एक्सपर्ट कमेंट्स दिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। वक्त की कमी है। राहुल, बहुत बहुत शुक्रिया, आप स्टूडियो में रहे। आलोक बंसल, फॉरेन एक्सपर्ट के तौर पर हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया। भारत सरकार अपने डिप्लोमेट्स को, अपने अधिकारियों को वापस हिंदुस्तान ले आई है। कुछ और लोग भी वहाँ पर मौजूद हैं, उनको भी जल्द से जल्द लाया जाएगा। लेकिन इस बीच तालिबान ने कह दिया कि फ़िक्र की कोई बात नहीं है, पुराना चोला हमने छोड़ दिया है, नए कलेवर के साथ, नए तेवर के साथ आए हैं दुनिया को दिखाने के लिए कि हम सिर्फ कट्टरवादी नहीं हैं, हम इस देश को चलाएंगे और बखूबी चलाएंगे, जिसमें सभी देशों का सहयोग चाहिए। भारत को भी उन्होंने कह दिया, आप अपनी परियोजनाएं जारी रखिए, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आएगी, और साथ ही साथ आप अपनी परियोजनाओं को समय से पूरा करिए और अफगानिस्तान आपके साथ हम कदम बनकर चलेगा। लेकिन कितना भरोसा किया जाएगा, ये देखना होगा। एक ज़रूरी बात जो कहीं ना कहीं तालिबान की तरफ से आई है कि वो कश्मीर के मसले को नहीं उठाएंगे। पाकिस्तान और भारत का ये अंदरूनी मामला है, आपस का मामला है, इसमें वो बीच में नहीं पड़ना चाहते हैं। क्या संदेश देना चाहता है तालिबान, इस पर सभी की नज़र बनी रहेगी। लेकिन फिलहाल बड़ी बहस में अभी के लिए इतना ही। दीजिए इजाज़त, ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। आप चलते रहिए सहारा न्यूज़ नेटवर्क के साथ। इजाज़त, सहारा।